बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन शुरू करना चाहते हैं किसका, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। और जो पहला क्वेश्चन हमने चूज किया हुआ हैंडबुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, लिखा हुआ क्या है? एच रफीक आ रिटेलर ठीक है जी। एच रफीक आ रिटेलर started his business on 1st January 1989। तो बिजनेस कब शुरू किया बेटा उसने, जरा बताइएगा। 1 जनवरी 1989 को। ठीक है, with an opening capital of rupees 10,000 which he deposited into the business bank account। उसने अपना बिजनेस शुरू किया 10,000 रुपए कैपिटल से, जो कि उसने सीधा कहाँ डिपॉजिट किया? बिजनेस के बैंक अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनी? बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, यस और नो? बोलिए, बताइए, ये एंट्री बनी कि नहीं बनी? बताइए सब लोग, बोलिए। अच्छा जी, ओके। until the business became firmly established, he decided to rent suitable premises for a period of 12 months at an annual rent of rupees 3,600 per annum with effect from 1st January 1989। जब तक उसका बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, वो अपना बिजनेस एक रेंट वाली प्रीमिस पे कर रहा है। सही है। और पर एनम रेंट कितना? 3600 रुपए। तो ये क्या मिल गया आपको? रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर मिल गया ना, कि 12 महीने में 3600 का रेंट ड्यू होगा, भले पे हुआ हो ना हो। ये रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर है कि नहीं? बोलिए। अब अगर रेंट इससे ज्यादा पेड होगा तो एक्सेस पेमेंट क्या होगी? प्री पेमेंट होगी, यस और नो? और अगर इसमें रेंट जो होगा वो शॉर्ट पेड होगा, तो जो शॉर्टेज होगी वो अक्रूड एक्सपेंस होगा, यस और नो? बोलिए, पहचानिए जरा इस बात को, क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स दीजिए। तो अगर अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर 1989 है, तो उसमें रेंट ड्यू हुआ है 12 महीने का 3600 के हिसाब से। बात समझ में आती है? तो ये रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर हो गया, इतने रेंट ड्यू हुआ है 12 महीने में। ऑल्दो ही टुक क्रेडिट फ्रॉम हिज सप्लायर्स, वो उधार लेता है किससे? सप्लायर्स से। ऑल सेल्स वर मेड फॉर कैश, लेकिन उसकी जितनी भी सेल्स है वो कैश सेल्स है। ओके जी, ओके। रफीक यूज सम ऑफ दीज कैश टेकिंग्स फॉर वेरियस पर्पसेस। तो इट मींस कैश सेल होगी कैश फॉर्म में। सी डिटेल्स बिलो। एंड द रिमाइंडर वाज पेड इनटू द बैंक अकाउंट। वही कहानी, वही पुरानी कहानी कि जो कैश कलेक्ट होता है उसमें से कुछ खर्चे पे करने के बाद रिमाइंडर वाज पेड इनटू द बैंक अकाउंट, यस और नो? बोलिए, बोलिए, बताइए। कुछ समझे बात या नहीं? अच्छा जी, ओके। The following summarized information is available from Rafiq's cash book in respect of the year's transaction 31 December 1989. Sales takings banked, sales taking banked, यानी वो अमाउंट जो कैश सेल से कलेक्ट हुआ उसमें से वेरियस पर्पस के लिए खर्चे पे हो गए। और रिमाइंडर, दिस इज व्हाट रिमाइंडर, द अमाउंट विच इज ट्रांसफर्ड टू बैंक, जिसकी एंट्री क्या बनी है? बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, यस और नो? कैश पेमेंट्स फ्रॉम टेकिंग्स, जो कैश सेल्स हुई हैं उससे आपने ये खर्चे पे किए हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस
1840, वेजेस 3500, ड्राइंग्स फॉर प्राइवेट पर्पस 8000। अब आगे क्या लिखा हुआ है? चेक इशूड, यानी 1, 1, 2 और 3, ये 3 पेमेंट हुई है कैश अकाउंट से, और ये पेमेंट करने के बाद ये बैलेंस ट्रांसफर हो गया है कहां पर? बैंक अकाउंट में। यस और नो? बोलिए बोलिए। कैश अकाउंट से ये 3 पेमेंट्स हुई हैं, और ये 3 पेमेंट्स करने के बाद ये बैलेंस, बचा हुआ बैलेंस जो है वो ट्रांसफर हो गया कहां पर? बैंक में। यस और नो? आगे बोलता है चेक्स इशूड, चेक इशूड, रेंट, रेंट पे कितना किया? रेंट पे कितना किया? रेंट पे कितना किया? 3300। रेंट एक्सपेंस कितना है फॉर द ईयर? तो इट मींस 300 से एक्सपेंस क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। तो जो तुम 300 से ज्यादा एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में लेके जाओगे, उसकी तुम लायबिलिटी शो करोगे कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। यस और नो? बेटा ये रेंट खुद रिसीव क्यों करेगा यार? ये तो अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा है ना। अंटिल द बिजनेस बिकेम फर्मली एस्टैब्लिश्ड, he decided to rent suitable premises for a period of 12 months। ठीक है, इसने प्रॉपर्टी रेंट पे दी थोड़ी है, रेंट पे ली है ताकि बिजनेस चल सके। सन्ड्रा एक्सपेंसेस की और पेमेंट कितनी है? 750। यस और नो? बोलिए। ओके जी। उसके बाद अगर हम मजीद बात करते हैं तो सन्ड्रा एक्सपेंस 750 हो गए, इंश्योरेंस 280 हो गया, ट्रेड क्रेडिटर्स, पेमेंट टू सप्लायर्स। यस और नो? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स खरीदे, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज किया, डिलीवरी वैन परचेज की। जवाब दीजिए आप सब लोग। सही है। इन एडिशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। अब क्या है देखें, अब एक चीज समझिएगा, जब बिजनेस का पहला साल होगा, जब बिजनेस का क्या होगा? पहला साल होगा, तो कोई ओपनिंग बैलेंस तो नहीं होगा ना? कोई ओपनिंग बैलेंस तो नहीं होगा ना? तो वो जो ओपनिंग बैलेंस वाली कंडीशन थी कि व्हेन ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज अवेलेबल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर अवेलेबल, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर इज अवेलेबल, तो आपको सेल मिल जाएगी डेटर अकाउंट से। तो ओपनिंग बैलेंस वाली कंडीशन तो बिजनेस के पहले साल होने की वजह से ऑटोमेटिक खत्म हो गई। यस और नो? बताइए। ओपनिंग स्टॉक भी नहीं होगा, तो क्या होगा? सब कुछ क्लोजिंग ही होगा फर्स्ट टाइम, बिजनेस का पहला साल है। इन एडिशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। स्टॉक एट दिसंबर 1989 was valued at rupees 3240, correct? There was prepaid insurance of rupees 40। तो अगर आपके पास फिजिकली किताब मौजूद है तो आप इस इंश्योरेंस पे डॉट लगा दो, डॉट लगाओ यहाँ पर डॉट, अगर आपके पास किताब फिजिकली मौजूद है तो। मैं लगाता हूँ डॉट, लेकिन ये खत्म नहीं, ऊपर ऊपर मूव हो जाएगा, ठीक है ना? ये डॉट का मतलब क्या है? मुझे 280 में से 40 रुपए को एक्सपेंस बनने नहीं देना। क्यों? इसलिए कि इसमें 40 आने वाले अकाउंटिंग पीरियड के लिए पेड है। यस और नो? बोलिए। याद रहेगा ना बेटा आप लोगों को वो डॉट वाली पॉलिसी हमारी? क्या कहते हैं आप सब लोग? रुपीज 2120 वॉज ओइंग टू ट्रेड क्रेडिटर्स। ये क्या है? ट्रेड क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। यस और नो? अच्छा, अब ओपनिंग बैलेंस तो वैसे भी नहीं है, सोचो सोचो, क्योंकि पहला साल है, तो ओपनिंग बैलेंस वाली कंडीशन हटा दो खुद ब खुद। अब सोचो, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है? यस है। ओपनिंग होता लेकिन नहीं है क्योंकि बिजनेस का पहला साल है। पेमेंट टू सप्लायर्स हैं? यस हैं। तो मतलब क्या हुआ? परचेजेस कहां से मिल गई?
क्रिएटर के अकाउंट से, यस और नो बताओ, बोलो, सोचो, दिमाग चलाओ। परचेज मिल गई, परचेज में से ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है ना, ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, जो परचेज मिली उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया, डायरेक्ट क्या बन गया, बोलो अब क्या बना, आंसर क्या बना, जैसे ही परचेज मिली उसमें से लेस क्या क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या बन गया, बोलो सब लोग बोलो, बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल। बेहतरीन बात, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब अगर क्वेश्चन में कोई मार्कअप या मार्जिन होता तो उस कॉस्ट ऑफ सेल को मैं कन्वर्ट कर लेता सेल में, लेकिन फिल वक्त कोई मार्कअप मार्जिन नहीं है। और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको पढ़ लो जो लाइन तुमने पढ़ी, सेल्स वर मेड फॉर कैश, यानी इसके पास कोई क्रेडिट सेल्स नहीं है। तो जब कोई क्रेडिट सेल्स नहीं है तो कोई डेटर का अकाउंट भी नहीं है। आप डेटर अकाउंट को भूल जाओ, फिल वक्त तो भूल जाओ, और सोचो कि कैश सेल की एंट्री क्या होती है। कैश सेल की एंट्री कैश डेबिट होती है और सेल्स क्रेडिट होती है, यस और नो। तो अब वो कौन सा अकाउंट है जिस अकाउंट से मुझे सेल मिल सकती है, वो अकाउंट कैश अकाउंट है। सोचो, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे जो भी कैश कलेक्ट हुआ होगा वो कैश सेल्स की वजह से कलेक्ट हुआ होगा। क्या कहते हैं, जिस तरह हम कैश अकाउंट से रिसिप्ट फ्रॉम डेटर निकाला करते थे, अब वो रिसिप्ट फ्रॉम डेटर नहीं है, बल्कि एग्जाम्पल्स में जो हमने वर्किंग की थी, अब वो रिसिप्ट फ्रॉम डेटर नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट क्या है, कैश सेल्स। समझे बात या नहीं, बोलो, रिस्पॉन्स करो, ऐसे ही है। अच्छा जी, ओके। The payment to trade creditors were made after deduction of discounts of rupees 280. डिस्काउंट रिसीव भी आ गया, तो डिस्काउंट रिसीव को भी पुट करना है कहां पर, क्रेडिटर के अकाउंट में। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10%। फिक्सचर्स और फिटिंग को 10% पे डेप्रिशिएट करो, ओके जी। और आगे क्या बोलता है, इट इज एस्टिमेटेड दैट रफीक विल कीप डिलीवरी वैन फॉर 5 years, 5 साल उसकी यूजफुल लाइफ है। आफ्टर विच टाइम इट विल बी सोल्ड एट एन एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ 500। ये स्क्रैप वैल्यू है, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू क्या मिल जाएगा बेटा आपको, क्या मिल जाएगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय लाइफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगी आपको, डेप्रिसिएशन, यस और नो। रिस्पॉन्स कीजिए सब लोग। ऐसे ही अभी आपके सामने है, तो स्टार्ट कहां से लें क्वेश्चन का, देखो मेन पर्पस क्या है, बनाना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला गया है। तो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है आपका, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ही है। बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। ये आईकैप का पुराना पास पेपर है बहुत, 1989 का, समझ लें आप इसको बेटा, गुजरे वक्तों की बातें। तो ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। दिमाग बोलता है पहले सेल निकालें, ऐसा ही है ना, तो आप जरा सेल के लिए एनालाइज तो कर लें कि क्या क्या आना चाहिए। अच्छा, कैश का कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो हम ये अज्यूम करेंगे कैश पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया कहां पर, कैश पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया कहां पर, बैंक में, ऐसा ही है। और बैंक की ये पेमेंट्स करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो बैंक का बैलेंस शीट ही कहलाएगा, यस और नो। तो अब आप लोग क्या करें, अपने रजिस्टर पे आ जाएं सब लोग, रजिस्टर जिस पे आप लिख रहे होंगे उसका पेज नंबर 1 फॉर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बेटा पेज नंबर 2 फॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सही।
पेज नंबर 1 फॉर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, पेज नंबर 2 फॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्या कहते हैं बताइए, एंड पेज नंबर 3 फॉर वर्किंग्स। तो अब जो मैं करने जा रहा हूं वो आप कहां करेंगे, पेज नंबर 3 पर। सही है। अच्छा जी, क्या हमने सेल्स के लिए अप्रोच तय कर ली? हमारा दिमाग ये कह रहा है कि अभी पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद हमें सेल्स निकलती हुई दिखाई दे रही है, कहां से, कैश के अकाउंट्स। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ठीक है, हमने पेज नंबर 3 पे लगाई हेडिंग किसकी, वर्किंग्स। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन फ्रंट पे रखना है और वर्किंग सारी बैक पर होंगी। वर्किंग नंबर 1 क्यों कर रहे हैं, सेल्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन सेल्स निकालने के लिए बना क्या रहे हैं, सेल्स निकालने के लिए बना रहे हैं व्हाट, कैश अकाउंट। क्योंकि हमें कैश अकाउंट में बतौर बैलेंसिंग फिगर सेल्स निकलती हुई दिखाई दे रही है। यस और नो? बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो बेटा, ज्यादा उलझाया नहीं है इसने आपको। कैश अकाउंट की डेबिट साइड का कोई बैलेंस हमें नहीं मिला इसके अंदर, सारी कैश अकाउंट की पेमेंट्स दी हुई हैं पूरे क्वेश्चन में। देखें जरा, ये आपके सामने क्या है, ये कैश ट्रांसफर टू बैंक है और ये पेमेंट्स हैं। ठीक है, तो पहले पेमेंट्स पुट करते हैं, बैलेंस बीडी होगा नहीं, बिजनेस का पहला साल है तो। और सीडी बैलेंस भी जब होता, जब दिया होता नीचे आपके पास, तो या तो कैश सेल निकलनी है यहाँ से। हाँ, अगर कॉस्ट ऑफ सेल निकलने के बाद मार्कअप या मार्जिन होता तो फिर हम सेल मार्कअप या मार्जिन से निकाल के पुट करते कहां पर, कैश के अकाउंट में, तो हो सकता है कैश का बैलेंस शीट मिल जाता। लेकिन क्योंकि कोई मार्कअप या मार्जिन नहीं है तो फिर कैश अकाउंट में डिफरेंस कैश सेल कहलाएगा। और फिर उस केस में जब तक कोई बैलेंस शीट दिया हुआ ना हो कैश का, हम कोई बैलेंस अज्यूम नहीं कर सकते खुद से। यस और नो? अच्छी तरह मेरी बातों को सुना। अच्छा, अब ये आप लिखवाएं जरा, किताब है आपके पास बेटा? कौन कौन से एक्सपेंस आ गया बेटा? सन्ड्रा एक्सपेंस की पेमेंट हुई, यस और नो बोलिए। 1840। वेजेस की पेमेंट हुई 3500। और ड्राइंग्स हुई हैं कितनी, 8000। और ये सब पेमेंट करने के बाद जब रिमेनिंग बैलेंस था, रिमाइंडर था, वो क्या है, कैश ट्रांसफर टू बैंक। सही बेटा, वो कितना है, 42,200। अब कैश अकाउंट के मुतालिक कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, और क्वेश्चन ये कहता है कि ये सारी पेमेंट आप करने के काबिल हुए हैं कैसे, उन पैसों से जो आपने कलेक्ट किए हैं कैश सेल की वजह से। यस और नो बोलिए। ये सारी सेल आप करने के, ये सारी पेमेंट्स आप करने के काबिल हुए हैं उन पैसों से जो आपने कलेक्ट किए हैं कैश सेल से। तो जितना पैसा कलेक्ट हुआ कैश सेल से उसकी एंट्री पड़ी है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यू है क्या, कैश सेल है, जरा उसको वर्कआउट कर लीजिए, इन सब का सम कर दिए, 55,540। 55,540। तो 55,540 जो है वो क्या है आपके लिए, कैश सेल्स। सेल मिल गई आपको। जवाब दें, आपका क्वेश्चन शुरू हो गया, ऐसे ही है, बोले जवाब दें, रिस्पॉन्स दें। शुरू हो गया ना क्वेश्चन, सॉल्व होना। अच्छा जी, यहां पर हम आ गए। इसका नाम क्या था बेटा बंदे का जिसका हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन? रफीक साहब हैं। एच
रफीक, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द year ended 31st December 1989। तो बहुत कदीम क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। ओके ना, सबसे पहले सेल्स, हमने कहा सेल्स वर्कआउट की हमने एज पर वर्किंग नंबर 1। कितनी सेल्स आई भाई? 55,540। अब लेस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। यस और नो? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। तो कॉस्ट ऑफ सेल के लिए आप क्या कर रहे होंगे? कॉस्ट ऑफ सेल के लिए आप बना रहे होंगे वर्किंग नंबर 2 कर लें। कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ सेल आपको कहां से निकलती हुई दिखाई दे रही है? इन्वेंट्री अकाउंट से। लेकिन इन्वेंट्री अकाउंट से पहले आपको परचेज फाइंड करनी है कहां से? क्रेडिटर अकाउंट से। तो पहले आप इन्वेंट्री अकाउंट शो करें आगे फ्रंट पर। ठीक है, और ये आप शो कर दें क्या? क्रेडिटर अकाउंट। यस और नो? बोलिए बोलिए सब लोग। अब आप खुद बताइए, ट्रेड क्रेडिटर्स को आपने, ये चेक इशूड है, और ट्रेड क्रेडिटर को आपने कितनी पेमेंट की है? 36,100। जरा इसकी एंट्री पास कीजिए। क्रेडिटर अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। कैश या बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट क्या हुआ? बैंक चेक है ना। बैंक अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ 36,100। सही है? यस और नो? रिस्पॉन्स बेटा, रिस्पॉन्स। डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना मिला? तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हुआ, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो गया कितने से? 280 से। यस और नो? ठीक है, अच्छा जी। और अब यहां पुट कर दें आप क्या? क्रेडिटर का बैलेंस सीडी। सीडी कितना है? बैलेंस सीडी एज पर द क्वेश्चन 2120। जवाब दें। और सिस्टम आप कौन सा अज्यूम करें बेटा? पीरियोडिक स्टाइल, परपेचुअल स्टाइल में अज्यूम कर लें। तो आपकी परचेजेस तो आ गई, लेकिन उसकी एंट्री क्या बनाई आपने? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। ऐसे ही है। कितना अमाउंट है भाई? 38,500। तो 38,500 से इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो गया। डिफरेंस किसका आ गया? क्रेडिटर्स का। वैसे इन्वेंट्री अकाउंट में बैलेंस सीडी पुट कर दें किसका? क्लोजिंग स्टॉक का बेटा। तो क्या मिल जाएगा आपको?
डिफरेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। बोलिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, जवाब दें बेटा। तो कितना अमाउंट आया? क्लोजिंग स्टॉक कितना पुट किया हमने? 2000, सॉरी 3240। थ्री थाउजेंड टू फोर्टी। तो डिफरेंस क्या बन गया आपके लिए? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बताइए बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया आपके पास? 35,260। यस और नो बताइए। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई आपके पास। इसको लिख दें यहाँ पर 35,260। तो क्या मिल जाएगा आपको बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 20,280। ऐसा ही है। ऐड कर दें क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड सही है। और डिस्काउंट रिसीव कितना है? 280 है। और डिस्काउंट रिसीव ऐड करने के बाद आपकी जीपी अदर आफ्टर अदर इनकम कितनी आएगी आपके पास? 20,560। ऐसा ही है। अच्छा, अब क्या करने हैं भाई? लेस करने हैं एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस आपको सारे कहाँ से मिल जाएंगे बेटा? एक्सपेंसेस आपको सारे कैश और बैंक की पेमेंट्स में से मिल जाएंगे। बस ख्याल ही रखना है कि जो कैश और बैंक से पेमेंट्स हुई हैं, जरूरी नहीं कि पेमेंट्स एग्जैक्टली एक्सपेंस के बराबर हो। क्यों? इसलिए कि अगर उनका कोई अक्रूवल या प्रीपेमेंट का इफेक्ट हुआ तो भी कंसीडर करना क्या है, जरूरी है। यस और नो? जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, रिस्पॉन्स। तो आइए क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ बनाते हैं अकाउंट किसका? बैंक। वैसे तो अकाउंट हमें काम आएगा बैंक का बैलेंस शीट निकालने के लिए, लेकिन एक तरह से तसल्ली हो जाएगी आपको कि भाई आपके जो पेमेंट्स हैं वो सारी आपने कंसीडर कर ली कि नहीं कर ली। अब आप बताइए, सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो है वो कौन सी है बैंक के अंदर? बताइए। इसमें सबसे बड़ी मेन चीज है, बंदा क्वेश्चन रीड करने के बाद डेटा रिटेन रखे। बोलिए, सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन, सबसे पहली ट्रांजैक्शन कौन सी है बैंक अकाउंट के अंदर? किसी को याद है आप में से? यस, कैपिटल। आपने बिजनेस शुरू किया कितने थे? 10,000 से। और आपने वो पैसा कहाँ डिपॉजिट किया? बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 10,000 से। रेफरेंस किसका आ गया? कैपिटल का। यानी कि कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया।
फिर मजीद पैसा बैंक में कहां से आया? ऑब्वियसली मजीद पैसा बैंक में ये आया ना, जो कि कैश ट्रांसफर टू बैंक। यस और नो? 42,200 से बैंक डेबिट हो गया और यहाँ पर रेफरेंस आ गया किसका? कैश का। अब पेमेंट्स हुई हैं, पेमेंट्स बैंक अकाउंट से, वो ये रही सारी की सारी पेमेंट्स जिनको हम बोल रहे हैं चेक इशूड्स। रेंट पे हुआ, सन्ड्री एक्सपेंस पे हुए, इंश्योरेंस पे हुआ, ट्रेड क्रेडिटर्स पे हुए, फिटिंग्स, फर्नीचर और ये सब चीजें। तो अब आप जरा नोट कर लें, मुझे बारी बारी बताते जाइएगा सब लोग जरा। रेंट पे हुआ कितना? 3,300। तो ये रेंट शॉर्ट है कितने से? 300 से। 300 का अक्रूवल क्रिएट होगा। इंश्योरेंस पे हुआ 280, लेकिन इसमें 40 जो है वो क्या है? प्रीपेड है। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस कितने हैं बेटा? 750। अच्छा जी, उसके बाद पेमेंट टू क्रिएटर्स, इससे हमने क्रिएटर अकाउंट को डेबिट किया, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर 36,100। यस और नो? फिक्सचर्स परचेज किए कितने के? फिक्सचर अकाउंट डेबिट हुआ, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। व्हीकल परचेज किया 4,000 का। अब जो बचा बेटा वो बैंक का बैलेंस सीडी है। तो बैंक का बैलेंस सीडी निकालो ताकि हम उसको ले जा सकें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है, ऐसे ही इसने वर्कआउट किया बैलेंस शीट बैंक का। आप में से किसने वर्कआउट किया? आप में से बैंक का बैलेंस शीट कितना? 6,570। यस, ये बैलेंस शीट, ये तो काम आएगा एसएफपी बनाते वक्त। सही है जी। अब इसका मतलब क्या है? मेन काम क्या है? मेन काम सन्ड्री एक्सपेंस 1840, सन्ड्री एक्सपेंस 750 प्लस कर देंगे, टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा। वेजेस 3,500, रेंट 3,300 है लेकिन 300 शॉर्ट है, 3600 से लेंगे। अच्छा, उसके बाद इंश्योरेंस जो है वो 240 जाएगा, 40 से प्रीपेड है। यस और नो बोलिए आप सब जरा। तो जरा आप एक्सपेंसेस मुझे लिखवाना शुरू करें बारी बारी। पहले वो एक्सपेंसेस जो कैश आइटम्स है ना, मतलब जो कैश में पे हुआ है, और जो एक्सपेंसेस कैश में पे हुए हैं वो सारे के सारे कहाँ होंगे बेटा? वो सारे के सारे होंगे कैश और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। यस और नो? बस ख्याल ये रखना है कि उनका कोई अक्रूवल या प्रीपेमेंट का इफेक्ट ना हो। बस सबसे पहले सन्ड्री एक्सपेंस 1840 प्लस 750 कितना हुआ बताओ? 2,090। अच्छा, उसके बाद क्या था? नेक्स्ट आपके पास क्या है? वेजेस है। यहाँ से पहले कैश में जो वहां से है, कैश में डालो 3,500, 3,500। वेजेस, सन्ड्री एक्सपेंस का बैलेंस सही बताइए बेटा। $3,590 हो गया। अच्छा, उसके बाद रेंट,
रेंट पेड कितना है 3,300, तो आपको एक्सपेंस कितना ले जाना है 3,600, तो 300 से एक्सपेंस बढ़ाया और 300 से लायबिलिटी क्रिएट कर दी अक्रूड एक्सपेंस की, कहां पर, एसओएफपी में। यस और नो बताइए। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 280 है, उसमें 40 को एक्सपेंस बनने नहीं दिया, प्रीपेमेंट दिखानी है कहां पर, एसओएफपी में, 240 आ गया। जवाब दें आप सब लोग बेटा, रिस्पॉन्स दें। तो जरा चेक कर लें, सारे एक्सपेंसेस हो गए, सन्ड्रा एक्सपेंस हो गए, वेजेस हो गए, रेंट हो गया, सन्ड्रा एक्सपेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया। अब क्या बचा, अब बचा ये जो आपने फर्नीचर और फिटिंग्स परचेज किए ना, इनकी डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर फिटिंग को डेप्रिशिएट करें कितने से, 10% से, सही है। तो अब आप निकाल लें डेप्रिसिएशन, पहले किसकी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स की, जो कि 1200 का क्या होगा, 10%, कितना बनेगा 120। और नंबर 2, व्हीकल 4,000 का परचेज किया, 500 उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइड कर दिया 5 साल से, डिवाइडेड बाय 5, क्या आंसर आता है बताओ, 90, 900, 900, बोलो बेटा। भाई क्या आंसर आ रहा है बताइए ना आप लोग, 700 आ रहा है, हाँ 700 आ रहा है, सही है 700। ओके जी, इसका मतलब क्या, अब ख्याल रखिए कोई एक्सपेंस रहता तो नहीं है, तकरीबन एक्सपेंस सारे क्या होगा, पूरा होगा। अब आप एक्सपेंस का सम कर लें भाई, सम किया आपने एक्सपेंसेस का, चले जी। अब बताइए एक्सपेंस का सम कितना है, 10,750, नेट प्रॉफिट 9,810, 9,810, सही है जी, ये आपके सामने आ गया। अब क्या बन जाएगी बेटा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एज ऑन 31 दिसंबर 1989, एसेट्स, फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। और सबसे पहले क्या आएगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स,
क्या कॉस्ट है? 1200 माइनस 120, कितना बचा आपके पास बेटा? 1080। यस बेटा। व्हीकल क्या कॉस्ट है? 4000 रुपये। कितनी डेप्शन चार्ज की आपने? 700। WDV क्या बची? 3300। यस और नो बोलिए बेटा, बोलिए, रिस्पॉन्स कीजिए, बताइए सम, बताइए कितना हुआ सम इसका? 4380। अच्छा जी, उसके बाद अब लगाए हेडिंग इसकी करंट एसेट्स की। इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस बताइए, इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस। 3240। उसके बाद कोई डेटर तो नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल तो नहीं है, इससे कि सारी सेल कैश सेल थी। उसके बाद क्या प्री पेमेंट है आपके पास? कितने से? 40 से। और कैश का भी कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं, तो मतलब जो बैलेंस है वो बैंक का ही है। तो अभी बताइए बैंक का बैलेंस शीट क्या वर्कआउट किया था वर्किंग में आपने? 6570। ठीक है जी, सम कर दें आप इसका। बताइए करंट एसेट्स का सम 9850। और टोटल एसेट्स 9850 प्लस 14230। चले, लगाते हैं हेडिंग किस चीज की? इक्विटीज एंड व्हाट? लायबिलिटीज। कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया था भाई? 10,000 रुपये। ऐड कर दें क्या नेट प्रॉफिट? ऐड क्या कर दें नेट प्रॉफिट? कितना? 9810। लेस क्या करते हैं ड्राइंग्स? और वो ड्राइंग्स की वैल्यू कितनी है बेटा, जरा जाके देखिएगा, ड्राइंग की वैल्यू कितनी है? ड्राइंग्स की वैल्यू आपको दिख जाएगी कहां पर?
कैश के अकाउंट में डिटेल तो दी भी 8,000। इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस बताइए आप। 10,000 प्लस 9,000, 810 माइनस 8,000, 11,810। इसमें ऐड कर दें क्या आप करंट लायबिलिटीज, कितनी करंट लायबिलिटीज। एक क्रेडिटर की लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर का बैलेंस बताइए बेटा। क्रेडिटर है और दूसरा क्या आपके पास अक्रूड रेंट है। रेंट अक्रूड कितने से है? 300 से। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? दो हजार 120 जो है वो क्लोजिंग बैलेंस। सम कितना आ गया आपके पास बेटा? 2000 420 और टोटल कर लीजिए अब उसका। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल हो जाएगा कितना? वही आंसर 14,230। यस और नो बेटा? तो आपका एसएफपी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, कुछ आइडिया हुआ आप लोगों को इस चीज का कि कैसे क्वेश्चन करने हमने पेपर के अंदर? लेकिन ये तो बिल्कुल इब्तदाई लेवल है, अभी आगे क्वेश्चन लेवल है, उनके लेवल है, ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। अब आप ये काम करें कि मैं चाहता हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग के छोटे छोटे क्वेश्चन आप सबसे पहले एमसीक्यू जितने भी है ना वो आगे आप सॉल्व करते जाएं। मैं आपको भी इस किताब से फिलहाल कोई क्वेश्चन होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, इतना ही रखते हैं यहाँ पर। आप एमसीक्यू आगे के सॉल्व करें, 10 और सॉल्व कर ले मेरे ख्याल से, ऐसे ही है। उम्मीद है आपसे सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, तो इसको स्टॉप करेंगे, बाकी बातें इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।